उस रात उत्तर से आती समुद्री हवा गर्म थी और अपने साथ एक अजीब सी सड़ांध लेकर आ रही थी। पानी की नहर के पास नारियल के बाग में एक मिट्टी के तेल का दीपक कांप रहा था। पेड़ों की परछाइयां काली सुनियों की तरह नाच रही थी। तालाब से लौट रहे 3 लोग अचानक रुक गए। उनकी नाक में एक ऐसी बदबू चढ़ी जो जीभ की जड़ तक पहुंच गई, जिससे उनके घुटने कांपने लगे। उन्होंने झाड़ियों को हटाया। ताज़ी खुदी हुई नरम मिट्टी का एक ढेर था। गांव का एक कुत्ता उस पर पंजे मार रहा था, खोद रहा था और कुछ कठोर चीज से टकराया। जब मिट्टी हटी तो उनके रोंगटे ऐसे खड़े हो गए जैसे बिजली का झटका लगा हो। यह किसी जानवर का शव नहीं था, न ही फसल का कोई अवशेष। वहां कुछ ऐसा था जो कभी नहीं होना चाहिए था। उस नारियल के पेड़ की जड़ों के नीचे अंधेरे ने अलीबाग का सबसे घिनौना राज छिपा रखा था। और उस रात वह राज रिसने लगा था। आइए एक पल के लिए पुराने दिनों के अलीबाग की कल्पना करें। सुबह के समय ताड़ के पत्तों पर बया पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। खेतों की ओर जाने वाली कच्ची सड़क कीचड़ भरी होती थी। समुद्र की नमकीन महक जमीन में दूर तक घुस जाती थी। गांव के किनारे नारियल के बागों की कतारें थीं, जो कभी खत्म नहीं होती लगती थी। दूर से उनके शिखर एक हरी छत बनाते थे जो दिल को सुकून देती थी। बच्चे नीचे लट्टू खेलते थे, औरतें आंगन में सूखी मछली सुखाती थी और मर्द धान की कीमत के बारे में बातें करते हुए जाल बांधते थे। गांव सुरक्षित और सरल महसूस होता था, जैसे एक घर जो अपने सभी निवासियों को गले लगाता हो। लेकिन यह शांति केवल एक चादर थी जो एक घाव को ढके हुए थी। उन पतले, ऊंचे नारियल के पेड़ों के तनों के पीछे जमीन एक अजनबी सांस छिपाए हुए थी। जब गर्मियों के अंत में समुद्र से गर्म हवा आती, तो कुछ पल ऐसे होते जब वह अजीब गंध आती थी। यह सिर्फ नाले की बदबू नहीं थी, न ही किसी मरी हुई बिल्ली की। यह एक गाढ़ी, सड़ी हुई महक थी, जैसे धूप में छोड़ी गई गीली बोरी। यह धीरे धीरे घुसती और फिर नाक की दीवारों से चिपक जाती। गांव वाले इसे बीमार हवा कहते थे। वे अपनी नाक बंद कर लेते, एक दूसरे को देखते और फिर जल्दी से बात बदल देते, क्योंकि गांव में कुछ बातें कही नहीं जाती, बस समझ ली जाती हैं। उस शांत दिखने वाले नक्शे के बीच में एक जर्जर लेकिन बाहर से साफ सुथरा लकड़ी का घर खड़ा था। उसका मालिक शंकर था। उसका शरीर छोटा, चाल धीमी और चेहरा इतना भोला था जैसे वह हमेशा माफी मांग रहा हो। अगर आप उसे चाय की टपरी पर मिलते तो आप सोचते कि वह एक भला आदमी है। वह सिर हिलाता, हल्की सी मुस्कान देता, माचिस मांगता और फिर धीरे से धन्यवाद कहकर वापस कर देता। वह कभी भी उन मर्दों के साथ शामिल नहीं होता था जो जोर जोर से मजाक करते थे। वह कभी भी गांव की चौपाल पर नशे में नहीं होता था। वह सुरक्षित लगता था, बहुत सुरक्षित। और ठीक इसीलिए, क्योंकि वह इतना सुरक्षित लगता था, गांव ने उसे बिना किसी शक के अपना लिया। यही एक इंसान के रूप में हमारी पहली गलती होती है। हम जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं और जो महसूस होता है उस पर सवाल करना भूल जाते हैं। शंकर का घर घने नारियल के बाग के किनारे था, जो खारे पानी की एक नहर के पास था जो ज्वार आने पर काली हो जाती थी। घर के पीछे जमीन थोड़ी ऊंची थी। वहीं वह गिरे हुए ताड़ के पत्ते जमा करता, जलाने की लकड़ी रखता और सस्ते में खरीदे हुए फटे जाल सुखाता था। बच्चों को वहां खेलने से मना किया गया था। कहा जाता था कि वहां बहुत सांप है। उसकी पत्नी लक्ष्मी, जिसका शरीर कमजोर था, अक्सर अजीब तरह से चलती हुई दिखाई देती थी, अपना पेट पकड़े हुए, और अगर कोई ज्यादा गहराई से पूछता तो मुंह फेर लेती थी।
गांव की पाठशाला में पढ़ाने वाली एक टीचर ने एक बार धीरे से कहा था, लक्ष्मी हवा में एक सूखे पत्ते की तरह है, जरा सा छूने पर ही कांपने लगती है। हम ऐसी बातें सुनते, सिर हिलाते और फिर चले जाते, क्योंकि गांव वालों की जिंदगी अपने अपने मामलों से भरी होती है। लेकिन जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। कुछ दिन ऐसे होते थे जब शंकर अलीबाग बस स्टैंड से अजनबी आदमियों को लेकर आता था। वे साधारण कपड़ों में आते थे, थकी हुई आंखें और धूल भरे जूते। वे लोग आमतौर पर केवल 1 या 2 रात रुकते थे। वे घास काटते, टपकती छत की मरम्मत करते या नारियल के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदते थे। और फिर न जाने क्यों अगले ही दिन वे दिखाई नहीं देते थे। गांव के पास हमेशा दिल को बहलाने वाले जवाब होते थे। शायद वे आगे काम करने चले गए होंगे, शायद गांव वापस चले गए होंगे, शायद कहीं और किस्मत चमक गई होगी। हम शायद ही कभी बुरा सोचते हैं। हम उन चीजों पर विश्वास करना चुनते हैं जो हमें शांत करती हैं। और वहीं एक नर्क अपने पंख फैला सकता है बिना हमें पता चले। उस साल गर्मियों के अंत में उथले कुएं सूखने लगे थे। शंकर के घर के पीछे के नाले की बदबू सामान्य से ज्यादा तेज थी। राम काका, एक बूढ़े मछुआरे जिनका बेटा 1 साल पहले खो गया था, अक्सर भोर में वहां से गुजरते थे। वह एक पुराने आदमी थे। उनकी सूंघने की शक्ति बिल्ली की तरह तेज थी। वह भौहें सिकोड़ते, रुकते और मन ही मन हवा की दिशा और समय नोट करते। सुबह की अजान से ठीक पहले वह धीरे से कहते, वह बदबू ऐसे आती है जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। हर दिन नहीं, लेकिन जब आती है तो हड्डियों तक चुभ जाती है। एक शाम पड़ोसी का एक गांव का कुत्ता पुराने ताड़ के पत्तों के ढेर की ओर भौंकने लगा। लक्ष्मी एक करछुल लेकर बाहर आई, कुत्ते को भगाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी नम आंखों में मिट्टी के तेल के दीपक की रोशनी का प्रतिबिंब था, जैसे कोई गालों पर बारिश रोक रहा हो। वह कुछ ऐसा जानती थी जो कहा नहीं जा सकता था। किसी ने देखा, लेकिन सिर झुका लिया, चप्पल का फीता बांधने का नाटक किया। गांव में एक दूसरे की देखभाल की एक ऐसी भावना होती है जो कभी-कभी सच्चाई को ढकने वाली एक मोटी चादर बन जाती है। हम सोचते हैं कि यह अच्छाई है, जबकि यह डर हो सकता है जिसे शिष्टाचार का नाम दिया गया हो। मैं आपको यह कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक अजीब गंध जो केवल एक निश्चित समय पर आती है। मिट्टी का एक ढेर जो हमेशा नया लगता है। एक अजनबी आदमी जो बिना बताए गायब हो जाता है। एक भोली मुस्कान जो बहुत ज्यादा सजी संवरी लगती है। यह सब अगर एक एक करके जोड़ा जाए तो एक चटाई की बुनाई जैसा एक पैटर्न बनता है। एक ऐसा पैटर्न जो हमें एक कड़वी हकीकत तक ले जाता है। उन छायादार नारियल के पेड़ों की जड़ों के नीचे एक भूखी जमीन है जो इंसानी आवाजों को निगल रही है। शंकर अपनी धीमी चाल और घिसे हुए कपड़ों के साथ गांव वालों के सोचने का तरीका समझता था। उसने दुनिया के सबसे पुराने सिद्धांत का इस्तेमाल किया, छोटा होने का नाटक करो ताकि कोई तुम्हें न देखे। और गांव, जो सद्भाव में विश्वास करता था, ने बुरी संभावनाओं से लड़ने से थककर अपनी आंखें बंद कर ली। एक रात तक, जब उत्तरी हवा फिर से उस सड़ी हुई सांस को लेकर आई, जो सामान्य से ज्यादा गाढ़ी थी। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, मुर्गियां नहीं बोल रही थी, जैसे पूरा आंगन अपनी सांस रोके हुए हो। और उस बिंदु पर यह कहानी हमें उस लकड़ी के घर की ओर सीधे देखने की हिम्मत करने की मांग करने लगती है, जो नारियल के बाग के किनारे है। क्योंकि वहां जो छिपा है, वह अब कोई अफवाह नहीं है। यह एक इतिहास है जो खोले जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।
आत्माओं का एक ढेर जो फिर से अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए एक पल के लिए साल 2002 में वापस चलते हैं। उस समय गर्मियां लगभग खत्म हो चुकी थी, जमीन फट गई थी और उथले कुएं सूख गए थे। और शंकर के घर के पीछे सालों पहले खोदा गया एक साधारण शौचालय भरने लगा था। एक तीखी गंध बाहर रेंग रही थी, जो रसोई तक चुभ रही थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उनसे पास के गांव से एक खुदाई करने वाले को बुलाने के लिए कहा। पैसे दे दो जी, उसने अपनी साड़ी के पल्लू से नाक ढकते हुए धीरे से कहा। लेकिन शंकर ने अपनी खाली जेब पर थपथपाते हुए कहा, 50 रुपए, 100 रुपए। एक गंदे गड्ढे को खोदने के लिए नहीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ जो बिना पैसे के काम करेगा। यह बात सुनने में एक गरीब आदमी की कंजूसी जैसी लगती थी, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी चिंगारी थी जो जल्द ही आग पकड़ने वाली थी। अगले दिन शंकर अलीबाग बस स्टैंड गया। बस स्टैंड हमेशा भीड़-भाड़ वाला रहता था। खाने के पैकेट बेचने वाले, पुणे जाने वाली बसों के ड्राइवर, कुली और दिहाड़ी काम की तलाश में कतार में लगे दुबले-पतले आदमी। उन थके हुए चेहरों के बीच शंकर ने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसके दांत टूटे हुए थे और एक कंधा झुका हुआ था। हम उसका नाम कभी नहीं जान पाएंगे। वह उत्तर प्रदेश से आया था। कहता था कि वह अपनी पोती को पैसे भेजने के लिए कोई भी काम करेगा। शंकर ने उसके कंधे पर थपथपाया, काका, मेरे साथ चलो। एक गड्ढा खोदने का काम है, बाद में पेट भर खाना मिलेगा। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराया। उसने सोचा कि किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है। उसे नहीं पता था कि उसने अभी-अभी उस भूखे नारियल के बाग के पेट में कदम रखा है। दिन भर चिलचिलाती धूप में वह आदमी शंकर के घर के पीछे जमीन खोदता रहा। लक्ष्मी रसोई से अपने कमजोर बच्चे को दूध पिलाते हुए देख रही थी। कभी-कभी उसे मिट्टी के गड्ढे से भारी खांसी की आवाज सुनाई देती थी। शंकर बगल में खड़ा था, एक अलग नजर से देख रहा था। एक अजीब सी चमक, जैसे कोई बाजार में मुर्गे की कीमत आंक रहा हो। यह एक इंसान का दूसरे इंसान पर नजर डालना नहीं था, बल्कि एक मालिक का अपनी संपत्ति पर। जब सूरज ढलने लगा, तो गड्ढा लगभग पूरा हो गया था। शंकर झुका, अपने ही हाथों में फावड़े का हत्था पकड़ा। उसके दिमाग में एक छोटी सी फुसफुसाहट ने कहा, अगर तुम उसे मार देते हो, तो तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और उससे भी ज्यादा, तुम्हें यह पता चलेगा कि किसी की जान का मालिक बनना कैसा लगता है। अगले ही पल, लकड़ी का हत्था उस आदमी के सिर के पिछले हिस्से से टकराया। एक धीमी आवाज सुनाई दी, उसका शरीर गिर गया और धूल भरी मिट्टी बिखर गई। लक्ष्मी ने वह आवाज सुनी। वह मुड़ी, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शंकर पहले ही उसे एक ऐसी नजर से घूर रहा था जिसने उसका खून जमा दिया। चुप रहो, उसने फुसफुसाया, वरना तुम इस गड्ढे में जाओगी। यह पहली हत्या थी जिसने उस नारियल के बाग की मिट्टी को छुआ था। उस रात शंकर ने बेजान शरीर को घसीटा, उसे उस गड्ढे में फेंक दिया जो मूल रूप से एक शौचालय के लिए खोदा गया था। लक्ष्मी कांपते हाथों से एक मिट्टी का तेल का दीपक लेकर आई। वह अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जम गए थे। दीपक की रोशनी कांप रही थी, शंकर के पसीने से तर चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने धीरे-धीरे मिट्टी डाली, उसे समतल किया और फिर उसके ऊपर सूखे ताड़ के पत्ते गाड़ दिए, जैसे वह सिर्फ कचरे का ढेर हो। खत्म। सरल, शांत। कोई चीख नहीं, कोई गवाह नहीं, सिवाय एक पत्नी के जो डर से बंधी हुई थी।
और शंकर के सीने में कुछ बढ़ रहा था, पछतावा नहीं, बल्कि संतुष्टि। वह बरामदे में बैठा सस्ती बीड़ी पी रहा था, आधे चांद को देख रहा था। उसने बड़ा महसूस किया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि वह किसी और की तकदीर को नियंत्रित कर रहा है। उस रात लक्ष्मी बिना आवाज के रोई। उसके आंसू लकड़ी के फर्श पर गिरे। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी की रेखा अभी-अभी बदल गई है। वह अब एक पत्नी नहीं थी, वह एक बंधक थी। अगले दिन शंकर हल्के कदमों से फिर से बस स्टैंड गया, जैसे कल का दिन एक सामान्य काम का दिन हो। और उस दिन से नर्क का दरवाजा, जो पहले केवल फटा हुआ था, अब चौड़ा खुल गया। शंकर ने एक नया व्यवसाय खोज लिया था जो नारियल उगाने से ज्यादा फायदेमंद था। वह अजनबी आदमियों को बुलाता, उनसे कड़ी मेहनत करवाता और फिर उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देता। उसके बाग में एक के बाद एक गड्ढे दिखाई देने लगे। वह उपजाऊ जमीन अब नारियल उगाने की जगह नहीं थी, बल्कि बिना निशान वाली कब्रें थी। और हर बार जब शंकर एक शरीर को दफन करता, तो उसके अंदर की संतुष्टि बढ़ जाती। उस पहली हत्या के बाद शंकर फिर कभी वैसा नहीं रहा। उसने खेतों में काम करने या नारियल तोड़ने से ज्यादा आकर्षक एक शॉर्टकट खोज लिया था। वह जानता था कि अलीबाग बस स्टैंड हमेशा अजनबी आदमियों से भरा रहता था, प्रवासी जो बिहार, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि कर्नाटक से भी आते थे। वे भूखे, थके हुए और दिहाड़ी काम की तलाश में होते थे। कोई उनका नाम नहीं पूछता था, कोई यह नहीं लिखता था कि वे कहाँ गए। शंकर के लिए वे परछाइयाँ थीं जिन्हें नारियल के बाग में बुलाया जा सकता था और फिर दुनिया से मिटा दिया जा सकता था, बिना किसी की परवाह किए। शंकर ने अपना तरीका बना लिया। वह सुबह सुबह बीड़ी पीते हुए बस स्टैंड पर घूमता। जैसे ही उसे कोई निशाना मिलता, आम तौर पर एक दुबला-पतला, गरीब दिखने वाला आदमी जिसके कोई दोस्त न हो, वह दोस्ती से मुस्कुराता। आओ, मेरे बाग की सफाई में मदद करो। खाना मैं दूंगा। अगर पसंद आया, तो लंबे समय तक काम कर सकते हो। ये सरल शब्द गर्म चावल के चारे के साथ एक कांटे की तरह थे। भूखा आदमी बिना ज्यादा शक किए साथ चल देता। वे चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करते, घास काटते, बाड़ की मरम्मत करते, जमीन खोदते। इस बीच शंकर देखता, उस पल का इंतजार करता जब पसीना उन्हें लापरवाह बना देता। और हमेशा काम के अंत में, इससे पहले कि वे अपनी मजदूरी मांग पाते, शंकर फावड़ा या लकड़ी का एक लट्ठा उनके सिर पर मारता। शरीर गिरता, जमीन खुलती और गड्ढा निगलने के लिए तैयार होता। रात में लक्ष्मी को मिट्टी का तेल का दीपक लाने के लिए मजबूर किया जाता। उसकी आंखें सब कुछ देखती, उसके हाथ कांपते, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने मना किया, तो अगली जमीन में वह खुद होगी। शुरू में हर हत्या शंकर को थोड़ा घबरा देती थी, लेकिन जैसे जैसे यह अक्सर होता गया, उसके हाथ और भी हल्के हो गए। वह गिनती भी करने लगा, जैसे कोई फसल की गिनती कर रहा हो। इस महीने 5, इस साल 15। उसके लिए यह पाप नहीं था, बल्कि एक तरह का निवेश था। काम पूरा, कोई भुगतान नहीं करना पड़ा। और एक शक्ति का एहसास था जो उसके सीने को फुला देता था। उसके घर के पीछे का नारियल का बाग धीरे धीरे बदल गया। खोदी हुई जमीन अप्राकृतिक लग रही थी। सूखे ताड़ के पत्तों से ढके हुए नए ढेर थे। एक बड़ा गड्ढा था जिसे जानबूझकर आधा भरा छोड़ दिया गया था, ताकि वह अगले शरीर को निगलने के लिए तैयार रहे। जब उत्तर से समुद्री हवा आती, तो एक सड़ी हुई गंध रेंगती। गांव वाले अपनी नाक बंद करके फुसफुसाते, शायद किसी जानवर का शव होगा, शायद सड़ी हुई मछली होगी। कोई भी इससे ज्यादा आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करता था।
लेकिन एक व्यक्ति को शक होने लगा, राम काका, वह बूढ़ा मछुआरा जिनका बेटा खो गया था। उसे याद था कि उसका बेटा आखिरी बार बस स्टैंड पर एक छोटे, घिसे हुए कपड़ों वाले आदमी के साथ देखा गया था। हर भोर वह शंकर के बाग के पास से गुजरता, हवा को सूंघता और फिर छोटे छोटे नोट लिखता। तेज गंध, सुबह 5 बजे, उत्तर से हवा। वह खुले तौर पर रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उसका दिल जानता था कि वहाँ एक काला राज है। गांव की टीचर को भी कुछ अजीब लगा। लक्ष्मी अक्सर हाथ पर चोट के निशान के साथ आती थी। उसकी आंखें सूजी हुई होती थी और उसकी आवाज टूटी हुई होती थी। एक बार उसने फुसफुसाया, मैडम, अगर मैं खो जाऊं तो मुझे मत ढूंढना। इन शब्दों ने टीचर के दिल को छू लिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या करे। गांव में घरेलू मामले एक शर्म की बात माने जाते थे। शंकर और भी दुस्साहसी हो गया। वह अब एक एक करके गड्ढे खोदने से संतुष्ट नहीं था। उसे यह एक आलसी किसान की तरह बोझिल लगने लगा जो एक ही बार में बड़ी फसल चाहता था। इसलिए एक दिन उसने फैसला किया, वह एक बड़ा गड्ढा बनाएगा जो पूरी तरह से मौत के गोदाम के लिए होगा। नारियल के पेड़ के नीचे एक सामूहिक कब्र, जो एक ही बार में कई शरीरों को निगलने के लिए काफी गहरी हो। इससे मेहनत बचेगी, उसने सोचा। इसके लिए वह फिर से बस स्टैंड गया। वहां वह अजय नाम के एक मजबूत युवक से मिला, जिसका हाल ही में दिल टूटा था। शंकर ने उसके कंधे पर थपथपाया, काम की पेशकश की। मेरी खुदाई में मदद करो, बाद में मैं तुम्हें पास के गांव की एक सुंदर लड़की से मिलाऊंगा। अजय मुस्कुराया, उसे एक नई उम्मीद की किरण महसूस हुई। उस दिन गर्मी बहुत तेज थी। अजय कड़ी जमीन खोद रहा था, उसका पसीना बह रहा था। शंकर बगल में खड़ा था, उसकी आंखें तेज थी। वह उस सेकंड की गिनती कर रहा था जब उसे वार करना था। लेकिन तकदीर की कुछ और ही योजना थी। अजय का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। वह रुका, झुका और मिट्टी हटाने लगा। अचानक सतह के नीचे से एक सफेद हड्डी का टुकड़ा निकला। अजय मासूमियत से हंसा। शंकर काका, यहाँ कोई कब्र है क्या? शंकर जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और ठंडा पसीना टपकने लगा। एक पल के लिए वह लकड़ी उठाकर अजय के सिर पर मारना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से घूमा। अजय एक स्थानीय युवक था, उसका परिवार पास में ही रहता था। अगर वह गायब हो गया तो लोग उसे ढूंढेंगे। जोखिम बहुत बड़ा था। शंकर ने जबरदस्ती मुस्कुराया। वह एक पुराने घोड़े की हड्डी है। तुम खोदते रहो। लेकिन उसकी आंखों की घबराहट छिप नहीं सकी। अजय ने उसे एक पल के लिए पकड़ लिया और उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। थोड़ी देर बाद शंकर ने काम रोकने का बहाना बनाया और अजय को घर भेज दिया। उस रात अपने घर के बरामदे में शंकर देर तक बैठा रहा, बीड़ी पीता रहा और जमीन को घूरता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह गड्ढा अभी भरा नहीं जा सकता। लेकिन उसे एक और बात का भी एहसास हुआ, जो नर्क उसने बनाया था वह डगमगाने लगा था। एक बाहरी व्यक्ति ने लगभग राज को छू लिया था। उसे और भी सावधान, और भी चालाक, और भी योजनाबद्ध होना होगा। और उस दिन से वह नारियल का बाग सिर्फ एक बाग नहीं रहा, यह एक मौत का कारखाना था, एक खामोश मशीन जो जमीन के नीचे घूम रही थी। और सभी मशीनों की तरह यह बस एक ढीले पेंच का इंतजार कर रही थी ताकि वह फट जाए, अपने सारे राज उगल दे। जब अजय उस दिन शंकर के बाग से एक हड्डी का टुकड़ा खोजने के बाद हैरान होकर घर लौटा, तो अलीबाग की धरती जैसे अपनी सांस रोके हुए थी। शंकर को अच्छी तरह पता था कि जो बड़ा गड्ढा उसने खोदा था
वह अभी सुरक्षित नहीं था। वह पूरी रात बैठा रहा, उसके होठों पर बीड़ी कभी नहीं बुझी। उसका दिमाग एक टूटे हुए पंखे की तरह घूम रहा था। उसे लगा कि दुनिया उस पर ध्यान देने लगी है, और इस भावना ने उसे और भी खूंखार बना दिया। अगली कई रातें वह फिर भी अलीबाग बस स्टैंड जाता रहा। इस बार उसने यूं ही किसी को शिकार नहीं बनाया। वह उन अजनबी आदमियों की तलाश करता था जो सचमुच अकेले थे, जो दूर से आए थे और जिनका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था। वे बिना कोई निशान छोड़े आसानी से गायब हो सकते थे। इस तरह शंकर ने सुरक्षित महसूस किया। उसे नहीं पता था कि उसकी हर चालाक हरकत पर किसी और की परछाई से नजर रखी जा रही थी। राम काका, वह बूढ़े मछुआरे, को और भी यकीन हो गया था कि शंकर के बाग में कुछ गड़बड़ है। वह अक्सर शंकर को रात में एक अजनबी के साथ घर लौटते हुए पकड़ते थे, लेकिन सुबह वह आदमी कभी दिखाई नहीं देता था। हर बार जब समुद्री हवा जमीन की ओर बहती, तो शंकर के बाग से आती सड़ी हुई गंध नाक पर हमला करती। राम काका ने सभी तारीखें, हवा की दिशा और समय नोट किए। वह उस नोटबुक को अपने तकिए के नीचे रखते थे, जैसे वह एक काली किताब तैयार कर रहे हों, जो भविष्य में गवाह बनेगी। लक्ष्मी की हालत और भी खराब हो गई थी। उसे हर बार जब शंकर किसी पीड़ित को दफन करता, तो मिट्टी का तेल का दीपक जलाने के लिए मजबूर किया जाता था। उसके हाथ कांपते, उसका शरीर कमजोर पड़ जाता। कभी-कभी वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह बंद हो जाता था। एक बार उसने विरोध करने की कोशिश की, तो शंकर ने उसे इतनी जोर से मारा कि वह दीवार से टकराकर गिर गई। उसकी बाह पर नीले निशान पड़ गए, लेकिन उसे फिर भी पड़ोसियों के सामने खाना बनाना और मुस्कुराना पड़ता था। मैं ठीक हूँ, वह कहती, लेकिन गांव की टीचर जानती थी कि उन आंखों में कुछ टूटा हुआ था। एक रात लक्ष्मी ने हिम्मत की। जब शंकर सो रहा था, तो उसने घर के पीछे से खून से सना हुआ एक कपड़े का टुकड़ा उठाया। कांपते हाथों से वह नहर के किनारे गई और उसे पानी में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि वह राज को बहा ले जाएगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही कहा। वह कपड़ा भोर के समय जब राम काका मछली पकड़ रहे थे, उनके जाल में फंस गया। जब उन्होंने उसे उठाया, तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने उस दाग को पहचान लिया, यह सिर्फ कीचड़ नहीं था। वह जानते थे कि यह एक इंसान का निशान था। कहीं और एक नई शक्ति खेल में शामिल हो गई। पुणे का एक युवा पत्रकार, दीपक, अलीबाग मुंबई मार्ग पर पुरुष मजदूरों के लापता होने के मामले की जांच कर रहा था। उसे उन परिवारों से शिकायतें मिली थी, जिन्होंने अपने बेटे, पति या भाई खो दिए थे। सब कुछ बस स्टैंड से शुरू हुआ था, और सब बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। दीपक ने अलीबाग पुलिस से संपर्क किया, और वहीं इंस्पेक्टर पाटिल की एंट्री हुई। इंस्पेक्टर पाटिल एक अनुभवी पुलिस वाले थे। वह जानते थे कि बड़े अपराध हमेशा छोटे पैटर्न छोड़ जाते हैं। उन्होंने गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट पढ़ी और एक लाल धागा देखा। वे सभी आखिरी बार अलीबाग बस स्टैंड पर देखे गए थे। उन्होंने सादे कपड़ों में सदस्यों को निगरानी के लिए भेजना शुरू किया, लेकिन कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिला। शंकर एक साधारण गरीब आदमी के रूप में भेष बदलने में इतना माहिर था। लेकिन धागा धीरे धीरे दो दिशाओं से खींचा जा रहा था, राम काका के गुप्त नोट्स और इंस्पेक्टर पाटिल की आधिकारिक जांच। दो अलग अलग रास्ते, लेकिन एक ही बिंदु की ओर इशारा करते हुए। नारियल के बाग के किनारे वह जर्जर घर। गांव में कानाफूसी और भी तेज हो गई। क्यों इतने सारे लोग शंकर के घर आते हैं, लेकिन कभी बाहर नहीं निकलते? किसी ने चाय की टपरी पर पूछा। दूसरे ने जवाब दिया, शायद वे आगे काम करने चले गए होंगे, लेकिन उनके दिल बेचैन थे।
बच्चों को शंकर के बाग के पास जाने से मना कर दिया गया। अचानक गायब हुई मुर्गियों को वहीं दफन माना जाने लगा। एक काला साया गांव के आसमान पर बेचैनी के साथ छाने लगा। शंकर खुद को और भी चतुर महसूस करने लगा। उसने मौत की एक दिनचर्या बना ली थी। सुबह किसी को लाना, शाम को मारना, रात को दफनाना। अगले दिन वह बस स्टैंड पर वापस जाता जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अपने दिल की गहराई में वह बेचैन होने लगा था। जो बड़ा गड्ढा उसने खोदा था वह अभी भरा नहीं था, लेकिन उस गीली मिट्टी से आती गंध और भी तेज हो गई थी, खासकर जब बारिश का मौसम आया। एक ऐसी गंध जिसे ताड़ के पत्तों या राख से ढका नहीं जा सकता था। और उस रात जब अलीबाग पर भारी बारिश हुई, बिजली ने आसमान को चीर दिया, लक्ष्मी पीले चेहरे से दरवाजे पर खड़ी थी। वह जानती थी, जल्द ही या बाद में नारियल के बाग का राज फट जाएगा। सवाल यह था, कौन उसे पहले उजागर करेगा? वह ज़मीन जो अब गंध को नहीं रोक सकती थी, या वे इंसान जो अंततः मुड़कर देखने की हिम्मत करते थे? यही वह दरार की शुरुआत थी जो हमें शंकर के पतन तक ले जाएगी। जब सहकारी समिति की वह खबर सुरेश के परिवार तक पहुंची, तो शक की आग, जो अब तक केवल एक छोटी सी चिंगारी थी, तुरंत भड़क उठी। कैसे हो सकता है कि उनका बेटा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक दाना चावल का भी कर्ज नहीं लिया था, अचानक किसी अजनबी को परिवार का कोटा लेने के लिए भेज दे? उसकी मां दहाड़ मारकर रोने लगी, राशन कार्ड पकड़कर चिल्लाई, सुरेश ने कभी कर्ज नहीं लिया। कौन मेरे बेटे का नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है? सहकारी समिति का अधिकारी केवल वही दोहरा सका, एक छोटा नाटा आदमी, जिसके कपड़े घिसे हुए थे लेकिन जिसकी निगाहें चालाक थीं। वह उस कार्ड के साथ आया था। उसने कहा कि सुरेश ने उसे भेजा है। यह विवरण शंकर जैसा ही था, और वह नाम तुरंत आसपास के गांव वालों के दिमाग में आ गया। शंकर, वह आलसी आदमी जो नारियल के बाग के किनारे उस जर्जर घर में रहता था। सुरेश का परिवार चुप नहीं बैठा। एक और आदमी के एक रिश्तेदार के साथ, जो 1 साल पहले गायब हो गया था, उन्होंने निशान का पीछा करना शुरू कर दिया। वे अलीबाग बस स्टैंड गए, ऑटो ड्राइवरों, खाने के स्टॉल वालों और कुलियों से पूछा। सभी ने एक ही जवाब दिया। आखिरी बार सुरेश को एक छोटे आदमी के पीछे गांव की सड़क की ओर जाते देखा गया था। वह आदमी? हाँ, शंकर। इस बीच राम काका, जो चुपचाप शंकर के बाग से आती सड़ी हुई गंध को नोट कर रहे थे, को लगा कि समय आ गया है। उन्होंने अपनी घिसी हुई नोटबुक निकाली और उसे सुरेश के परिवार को दिखाया। उन पन्नों पर तारीखें लिखी थीं, जब सड़ी हुई गंध आती थी, और एक निश्चित समय। तुम लोग अपने बेटे को ढूंढ रहे हो, मैं सच्चाई ढूंढ रहा हूं। सब कुछ उस बाग की ओर इशारा करता है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उनकी आंखें एक पुरानी मशाल की तरह जल रही थी। यह खबर तेजी से फैली। चाय की टपरी पर कानाफूसी अब जोर-जोर से होने लगी। शायद यह सच है। उन लापता लोगों का शंकर से कोई लेना देना है, एक आदमी ने अपनी लुंगी कसते हुए कहा। गांव बेचैन होने लगा। बच्चों को शंकर के घर के पास जाने से मना कर दिया गया, और हर बार जब वह गुजरता तो शक भरी निगाहें उसकी पीठ में चुभतीं। पुणे का युवा पत्रकार दीपक ने भी इस घटनाक्रम को भांप लिया। उसने इंस्पेक्टर पाटिल से संपर्क किया, राशन कार्ड, सहकारी समिति के बयान और राम काका के नोट्स का विवरण दिया। इंस्पेक्टर पाटिल, जो लंबे समय से जांच के रुक जाने से निराश थे, को अब एक सुरंग के अंत में रोशनी की किरण महसूस हुई। अगर यह सच है, तो हम एक पीड़ित की बात नहीं कर रहे हैं, हम दर्जनों की बात कर रहे हैं, उन्होंने भारी आवाज में कहा।
लेकिन इससे पहले कि पुलिस आधिकारिक रूप से कार्रवाई कर पाती, सुरेश के परिवार ने अपना कदम उठाया। उस रात वे शंकर के घर गए, साथ में कुछ गांव के लोगों को पहरे के लिए ले गए। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी बाहर आई, उसका चेहरा पीला और उसके हाथ कांप रहे थे। शंकर अंदर है? उन्होंने पूछा। पीछे से एक कुर्सी के खिसकने की आवाज आई और फिर शंकर हैरान चेहरे के साथ प्रकट हुआ। एक के बाद एक सवाल उस पर बरस पड़े। सुरेश कहाँ है? उसका राशन कार्ड तुम्हारे पास क्यों था? शंकर हकलाया, मुस्कुराने की कोशिश की। सुरेश ने ही मुझे भेजा था। उसका मुझ पर कुछ कर्ज था, लेकिन उसकी भागती हुई आंखें, उसके माथे पर ठंडा पसीना, सब कुछ उसे और भी बेनकाब कर रहा था। लोगों का गुस्सा और दुहक अब और नहीं सहा गया। वे अंदर घुस गए। शंकर को पकड़ लिया गया, उसके हाथ एक रस्सी से बांध दिए गए। वह चिल्लाया, छटपटाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक रिश्तेदार ने उसे तीखी नजरों से देखा। अगर तुम अपराधी नहीं हो, तो सारे निशान तुम्हारी ओर क्यों इशारा करते हैं? उस रात शंकर, जो सालों से शांति से मौत फैला रहा था, ने आखिरकार अपनी कलाई पर रस्सी महसूस की। उसे पंचायत घर ले जाया गया और अगले दिन अलीबाग पुलिस स्टेशन। और वहां पहली बार नारियल के बाग का राज खुलने लगा, जमीन या गंध से नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों के साहस से जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जो पुलिस को उस घर में मिला, वह सभी अनुमानों से कहीं ज्यादा भयानक था। उस सुबह अलीबाग पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। इंस्पेक्टर पाटिल ने शंकर के घर की तलाशी का सीधे नेतृत्व किया। नारियल के बाग के किनारे वह जर्जर घर वर्दीधारी पुलिस और सच्चाई का इंतजार कर रहे अधीर गांव वालों से घिरा हुआ था। बाहर से यह सामान्य लग रहा था, लकड़ी की दीवारें, जंग लगी टिन की छत, सूखे ताड़ के पत्तों से भरा एक गंदा आंगन। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, दुनिया बदल गई। एक सड़ी हुई गंध ने हर किसी की नाक पर हमला किया, एक ऐसी गाढ़ी, चुभने वाली गंध जिसने कुछ पुलिस वालों को कपड़े से अपना मुंह ढकने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने तो बरामदे में ही उल्टी कर दी। लकड़ी के फर्श पर गहरे धब्बे थे, फटे पुराने कपड़े बिखरे हुए थे, और कमरे के कोने में लाल धब्बों वाली बोरियों का एक ढेर था। इंस्पेक्टर पाटिल ने टॉर्च जलाई और घर के पीछे एक छोटे से गोदाम में गए। वहां उनकी आंखें तुरंत दो मानव शरीरों पर पड़ी जो सूखे नारियल के पत्तों से यूं ही ढके हुए थे। उनके चेहरे सूजे हुए, त्वचा पीली और खाली आंखें छत को घूर रही थी। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। यहां तक कि जो पुलिस वाले कई मामले देख चुके थे, वे भी चुप हो गए। बाग खोदो, इंस्पेक्टर पाटिल ने भारी आवाज में आदेश दिया। और फिर सबसे भयानक काम शुरू हुआ, नारियल के बाग में जमीन खोदना। पुलिस और गांव वालों ने फावड़े, कुदाल और यहां तक कि नंगे हाथों से काम किया। और सच में जमीन ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। पहली परत में उन्हें फटे पुराने कपड़ों के साथ मिलीजुली हड्डियां मिली। अगली परत में एक और कंकाल निकला, जिसकी कमर पर अभी भी एक चमड़े की बेल्ट बंधी हुई थी। हर बार जब फावड़ा जमीन हटाता, तो लंबे समय से फंसी हुई सड़ी हुई गंध का एक विस्फोट होता। कोई बेहोश हो गया, कोई रोने लगा, कोई अपने बेटे, भाई या पति का नाम पुकारते हुए दहाड़ मारने लगा। जितना गहरा वे खोदते गए, उतने ही ज्यादा शरीर मिलते गए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों। पतले हाथ एक दूसरे पर पड़े थे, खोपड़ियां कतार में थी, जैसे जमीन एक मौत का गोदाम बन गई हो। गांव वाले बाग के किनारे मूर्ति की तरह खड़े थे, उनके मुंह प्रार्थना में कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे।
लक्ष्मी, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लाई थी, आखिरकार रोते हुए गिर पड़ी। इंस्पेक्टर पाटिल के सामने उसने हकलाते हुए कबूल किया, मुझे मुझे अक्सर दीपक पकड़ने के लिए कहा जाता था। मैंने सब कुछ देखा, साहब। मैं डरती थी। अगर मैं विरोध करती तो मुझे भी दफन कर दिया जाता। उसके शब्दों ने हर किसी की भावनाओं को भड़का दिया। कोई उसे मारना चाहता था, कोई उसे गले लगाना चाहता था। वह एक नर्क की जीवित गवाह जैसी लग रही थी, एक कमजोर महिला जिसे रात दर रात मौत देखने के लिए मजबूर किया गया था। इंस्पेक्टर पाटिल ने हर कबूलनामे को लिखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। कितने, मैडम? उसने पूछा। लक्ष्मी ने सिर झुकाया, उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने गिना नहीं, लेकिन 40 से ज्यादा। 40। कल्पना कीजिए, 40 जाने, 40 परिवार जो खबर का इंतजार कर रहे थे, 40 आत्माएं जो एक छोटे आदमी के लालच को संतुष्ट करने के लिए जमीन में निगल ली गईं। उस दिन अलीबाग लड़खड़ा गया। सैकड़ों गांव वाले बाग के किनारे भीड़ लगाए खड़े थे, पुलिस को एक के बाद एक कंकाल उठाते हुए देख रहे थे। दर्द भरी चीखों ने आसमान को चीर दिया। एक माँ बेहोश हो गई जब उसने अपने बेटे की कमीज पहचानी। एक पिता हड्डियों को गले लगाकर रोते हुए गिर पड़ा। और इन सब के बीच शंकर बंधे हुए हाथों से बैठा था। उसका चेहरा सपाट था। कोई पछतावा नहीं, कोई आंसू नहीं। वह बस हल्की सी मुस्कुराया, जैसे यह सब कुछ भी न हो। जमीन बोल चुकी थी। अब कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। वह नारियल का बाग, जो कभी छाया देता था, अब अलीबाग की धरती पर सबसे बड़े मौत के कारखाने का मूक गवाह बन गया था। सवाल यह था, क्या न्याय उन सभी छीनी गई आत्माओं का बदला ले सकता था? उस दिन अलीबाग एक इंसानी समुद्र में बदल गया था। भोर से ही हजारों गांव वाले अदालत के सामने इकट्ठा हो गए थे। कुछ साइकिल पर आए थे, कुछ मीलों पैदल चले थे। वे शंकर का चेहरा देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। वह छोटा आदमी जो इतने समय तक भोला होने का नाटक करता रहा, जबकि उसके घर के पीछे एक मौत का बाग था। अदालत कक्ष में माहौल भारी था, जैसे हवा ने भी हिलने से इनकार कर दिया हो। पुलिस कड़ी सुरक्षा में थी। शंकर को हथकड़ी में अंदर लाया गया। उसका चेहरा पछताने वाले व्यक्ति का नहीं था, बल्कि उसके होंठ मुड़े हुए थे। उसकी आंखें ऐसे देख रही थी जैसे चुनौती दे रही हों। वह सीधा बैठा, थोड़ी ऊपर उठी हुई। कभी-कभी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई देती, जिससे देखने वालों का खून खौल उठता। उसकी पत्नी लक्ष्मी के विपरीत, वह कांपते कदमों से अंदर आई। उसका शरीर पतला, चेहरा पीला, और उसकी साड़ी घिसी हुई थी। वह गवाह की कुर्सी पर बैठी, अपने लगातार कांपते हाथों को छिपा रही थी। न्यायाधीश के सामने उसकी आवाज टूट गई। मुझे मजबूर किया गया था। मैं सिर्फ दीपक पकड़ती थी, न्यायाधीश जी। अगर मैं मना करती तो मुझे भी दफन कर दिया जाता। उसके शब्दों ने अदालत कक्ष को शांत कर दिया। बहुतों को दया आई, लेकिन कुछ गुस्से में भी थे। तुम इतने सालों तक चुप क्यों रहीं? सरकारी वकील ने एक लंबा आरोप पत्र पढ़ा। 40 से ज्यादा जाने गईं। दर्जनों परिवार नष्ट हो गए। शंकर पर योजनाबद्ध हत्या, शव छिपाने और बहुत से लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया। वकील का हर वाक्य फर्श पर एक हथौड़े की तरह गिरता था। 41 पीड़ित, 42 पीड़ित, 43 पीड़ित, जब तक कि यह संख्या 40 से ऊपर नहीं पहुंच गई। कमरा गूंज उठा। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, उसे फांसी दो।
जब न्यायाधीश ने शंकर को बोलने का मौका दिया तो सबने अपनी सांसें रोक ली। क्या वह पछताएगा? क्या वह माफी मांगेगा? नहीं। शंकर मुस्कुराया। मुझे सिर्फ एक बात का पछतावा है, उसने सपाट कहा। मैंने उस राशन कार्ड के साथ लापरवाही की। अगर नहीं तो तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाते। अदालत कक्ष फट पड़ा। गुस्से और आंसुओं से भरी चीखों ने हवा को भर दिया। पुलिस को एक घेरा बनाना पड़ा, उस भीड़ को रोकने के लिए जो शंकर को अपने हाथों से बाहर खींचना चाहती थी। उस शैतान का चेहरा अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। चाय की टपरी पर वह शर्मीला छोटा आदमी नहीं, बल्कि एक राक्षस जो एक मुट्ठी चावल से ज्यादा इंसानी जान की कीमत नहीं समझता था। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया, सिसकियां लेने लगी। न्यायाधीश ने उसे देर तक देखा और फिर पूछा, क्या तुम जानती थी कि तुम्हारा पति क्या कर रहा था? लक्ष्मी चुप हो गई और फिर जवाब दिया, मैं जानती थी, साहब। लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। मैं उनके मरने से पहले ही मर चुकी थी। इस वाक्य ने कमरे को फिर से शांत कर दिया। वह सिर्फ एक गवाह नहीं थी, शायद एक पीड़ित भी थी, लेकिन कानून को अभी भी अपना काम करना था। और अंत में न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। हथौड़े की 3 बार की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। शंकर के लिए मौत की सजा और लक्ष्मी के लिए एक भारी सजा, जिसे आंखें बंद रखने में सहभागी माना गया। खुशी और आंसुओं से मिलीजुली चीखें फूट पड़ी। कोई राहत महसूस कर रहा था, कोई अभी भी घाव लिए हुए था। अदालत के बाहर हजारों गांव वालों ने तालियां बजाईं, लेकिन रोए भी। वे संतुष्ट थे कि न्याय हुआ, लेकिन उनके दिल फिर कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जो शंकर ने छीना था वह सिर्फ जाने नहीं थी, बल्कि गांव में इंसानों के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना थी। उस शैतान का चेहरा आखिरकार अदालत कक्ष में बेनकाब हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी लटका हुआ था, क्या कोई भी सजा, चाहे कितनी भी भारी क्यों न हो, उन 40 आत्माओं का बदला ले सकती थी जो जमीन में निगल ली गई थीं? फैसला सुनाए जाने के बाद शंकर ने जरा भी डर नहीं दिखाया। हिरासत कक्ष में वह आराम से बैठा था, पान चबा रहा था और कभी-कभी ऐसे हंसता था जैसे उसने अभी-अभी चाय की टपरी पर कोई छोटी सी शर्त जीती हो। उसकी निगरानी करने वाले गार्ड अक्सर कांप उठते थे। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, एक गार्ड ने फुसफुसाया। उसकी निगाहें खाली लेकिन ठंडी हैं, जैसे कोई पुराना कुआं। लक्ष्मी को एक अलग सेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। शंकर के विपरीत, वह हर दिन रोती थी। उसका शरीर और भी पतला हो गया और उसकी आवाज और भी कमजोर हो गई। उसने अपने बच्चे, अपने माता-पिता और यहाँ तक कि पीड़ितों के परिवारों के लिए कभी न भेजे जाने वाले पत्र लिखे। मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैं हर उस रात मर जाती थी जब मेरे हाथ में मिट्टी का तेल का दीपक उन दफनाए गए चेहरों को रोशन करता था। यह एक पत्र का हिस्सा था जो बाद में मिला। इस बीच अलीबाग के लोग अभी शांत नहीं हुए थे। हर बार जब वे शंकर के घर के पूर्व नारियल के बाग के पास से गुजरते तो लोग अपनी गति बढ़ा देते। किसी ने कहा कि रात में अभी भी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, मदद के लिए पुकारते एक आदमी की आवाज, एक महिला के रोने की आवाज। कुछ के लिए यह सिर्फ कल्पना थी, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह एक ऐसी हकीकत थी जो उनके दिलों को कचोटती थी। फांसी का दिन आ गया। भोर के अंधेरे में शंकर को सेल से बाहर लाया गया। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे वह बाजार जा रहा हो, न कि फांसी के तख्ते पर। पुलिस ने उसके हाथ बांधे, उसे शहर के बाहर एक सुनसान मैदान में ले गए। वहां जमीन ओस से गीली थी,
और ठंडी हवा त्वचा से चिपक रही थी। कुछ अधिकारी सिर झुकाए खड़े थे, उस आदमी के चेहरे को देखने में असमर्थ थे। गोली चलाए जाने से पहले एक अधिकारी ने पूछा, कोई आखिरी शब्द? शंकर ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, मुस्कुराया। मुझे कोई पछतावा नहीं है, बस बेवकूफी की कि मैंने लापरवाही की। अगर वह राशन कार्ड न होता तो तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाते। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी को अपनी मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर दिया। कोई पछतावा नहीं, कोई आंसू नहीं। जो बचा था वह केवल एक ऐसे इंसान का अहंकार था जो भूल गया था कि वह तकदीर के सामने केवल धूल है। कुछ सेकंड बाद राइफलों की गड़गड़ाहट ने सुबह को चीर दिया। शंकर का शरीर गिर गया, उसका अहंकारी चेहरा हमेशा के लिए जम गया। ज़मीन ने उसके शव को स्वीकार कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने दर्जनों निर्दोष पीड़ितों को स्वीकार करने के लिए ज़मीन को मजबूर किया था। अंतर यह था, इस बार ज़मीन ने उसे राहत के साथ निगला, न कि गले में फंसी चीखों के साथ। गांव में यह खबर तेजी से फैली। कोई राहत महसूस कर रहा था, कोई अभी भी विलाप कर रहा था। राम काका नारियल के बाग के किनारे देर तक खड़े रहे, उस ज़मीन को देखते हुए जिसकी गंध उन्होंने नोट की थी। आखिरकार ज़मीन बोली। आखिरकार न्याय हुआ, उन्होंने अपनी घिसी हुई नोटबुक बंद करते हुए कहा। न्याय तो हुआ, लेकिन घाव बना रहा। हर हिलता हुआ ताड़ का पत्ता जैसे याद दिलाता था कि जड़ों के नीचे 40 आत्माएं थीं, जो कभी निगल ली गई थी। और हर बार जब समुद्री हवा चलती, तो गांव को याद आता कि सड़ांध को ढका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। यही शंकर की यात्रा का अंत था, नारियल के बाग का जल्लाद। वह एक छोटे, भोले आदमी के रूप में आया था और एक राक्षस के रूप में गया जिसने खून का निशान छोड़ा।